साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। पिछली क्लास में हमने समझा था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लें, तभी आपको चीज़ें यहाँ समझ में आने वाली हैं। क्योंकि हमने वहाँ बताया था आपको कि नागरिकता मिलने के 5 तरीके हैं और 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, या फिर आपसे छीनी जा सकती है, या फिर आप खुद ही उसका त्यजन कर सकते हैं। तो मिलने के 5 तरीके और समाप्ति के 3 तरीके। जो वहाँ मिलने के 5 तरीके हैं वहाँ एक तरीका था देशीकरण। देशीकरण तो आज हम जानेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। तो ये संशोधन है। तो 1955 में एक अधिनियम आया था नागरिकता को लेकर कि किस प्रकार से लोगों को नागरिकता दी जाए या फिर उनकी नागरिकता कैसे छीनी जाए। तो उसी अधिनियम में हमने संशोधन किया है। संशोधन हालांकि कई बार किया गया है, लेकिन जो सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट संशोधन है वो 2019 में किया गया है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ संशोधन में आखिर किया क्या गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी या फिर कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ संशोधन किया है। तो चलिए बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, है ना। ठीक है, वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे जो संशोधन किया गया। संशोधन है किसमें? तो संशोधन तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही है, सबसे नवीनतम है ना। तो उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया तो देखिए, बात यह है कि एक तरीका था आपका देशीकरण। इस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता में संशोधन, द्वारा नागरिकता में संशोधन, है ना। अच्छा, जो दूसरा संशोधन किया गया, यहाँ दूसरी जो बात बताई गई, यहाँ अवैध जो प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव, है ना। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि जब भी आप किसी अध्यापक की क्लास लें तो आपके हाथ में पेन और पेपर अवश्य होना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मुख्य फैक्ट हैं, आप उनको कहीं नोट कर सकें। और एक विद्यार्थी के लक्षण भी होते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण यही हैं कि अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को कहीं न कहीं दर्ज जरूर करें, ताकि उसको एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने में सहूलियत मिल सके। क्योंकि आप इतनी लंबी क्लास एग्ज़ाम टाइम नहीं देख पाएंगे। उस टाइम क्या करेंगे आप? उस टाइम सिर्फ आपको रिकॉल करना है, आपको दोबारा दोहराना है, रिवीजन करना है। तो नोट्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर लिख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं जो देशीकरण है या फिर अवैध प्रवासी। तो पहले हम अवैध प्रवासी समझ लेते हैं कि अवैध प्रवासी आखिर हैं कौन, है ना। ठीक है, अच्छा, अवैध प्रवासी आप किसे कहेंगे? देखिए, जो पहले था, पहले इसकी कुछ न कुछ परिभाषा रही होगी, तभी तो उसमें बदलाव किया गया है। एक सिंपल सा लॉजिक है भाई कि पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी तो हम बदलाव कर रहे हैं। तो हाँ, पहले था, तो पहले क्या प्रावधान था? जो अवैध प्रवासी हैं उनको अवैध प्रवासी कैसे माना जाए? तो देखिए, बात ये है कि अगर कोई प्रवासी है, प्रवासी मतलब आप ये समझिए कि कोई विदेश से भारत में रह रहा है, प्रवास कर रहा है, कोई विदेशी भारत में रह रहा है। जैसे हमारे देश के एक महापुरुष महात्मा गांधी प्रवास के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो आप कमेंट में छाप देना कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, और साथ में आप ये भी छाप देना कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। अगर आपको और छापना है तो सुनिए मेरी बात, आप ये छाप देना कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र चलाया था, या फिर किस समाचार पत्र का संपादन किया था और कब किया था, इतना आप छाप देना, ठीक ना। तो यहाँ हम समझ रहे हैं अवैध प्रवासी। तो पहले क्या परिभाषा थी? तो देखिए, बात यह है कि अगर कोई प्रवासी है, विदेशी व्यक्ति है,
तो उसके पास एक वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा, जाहिर बात है, अगर आप हिंदुस्तान की धरती पर रहने आए हैं या फिर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति है अगर विदेश गया है तो उसके पास क्या हो जाना चाहिए? वीज़ा। तो वीज़ा और प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। पासपोर्ट है ना। और दोनों क्या होने चाहिए? वैध होने चाहिए। वीज़ा और पासपोर्ट क्या होने चाहिए? वैध। ये ना हो कि फर्जी तरीके से आपका वीज़ा बना हो या फिर पासपोर्ट बना हो, दोनों वैध हों, ठीक ना। अगर आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट वैध हैं तब आप क्या हैं? एक प्रवासी हैं। क्या हैं? प्रवासी हैं, ठीक है। अब अवैध कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए कि जो आपका वीज़ा है, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप इंडिया घूमने आए थे और यहाँ आप रुक गए, काम करने लगे, है ना। तो आपके जो वीज़ा का टाइमिंग था, जो समय था, जो एक्सपायरी डेट थी, ऐसे मान लीजिए कि आप 2 माह के लिए यहाँ आए थे, 2 माह के लिए, है ना। और वीज़ा कौन सा था आपका? टूरिस्ट, पर्यटन वीज़ा था। तो पर्यटन वीज़ा के लिए अगर आप आए हैं और 2 महीना बीत चुका है लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हैं और आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात भैया, आपका जो वीज़ा था ये एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर हो चुका है मतलब ये है कि अब तो आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तब आप क्या हैं? अवैध प्रवासी हैं। समझ गए होंगे आप, है ना, ठीक है। या फिर ये समझ लीजिए जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपका जो है एक्सपायर हो चुका है, उसकी टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो चुकी है। तो अगर वीज़ा और पासपोर्ट जो है आपके पास, अगर उनका टाइम समाप्त हो चुका है तब ऐसे में आप अवैध प्रवासी माने जाएंगे। और अगर आपका वीज़ा और पासपोर्ट लीगल तरीके से बना हुआ है और उसकी समय सीमा भी है तब क्या है? आप प्रवासी हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब बदलाव क्या किया गया ये जानना के लिए ज़रूरी है। तो बदलाव क्या किया गया तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि वैध और अवैध कैसे होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर सुनिए एक बार आप। अगर आप प्रवासी हैं और प्रवासी हैं तो एक शब्द प्रवासी, एक अवैध प्रवासी है। तो अगर प्रवासी हैं तो उनके पास होना क्या चाहिए? वीज़ा और साथ में पासपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि उसकी टाइम ड्यूरेशन अभी हो, मतलब ये एक्सपायर ना हुआ हो। और दूसरी बात, अवैध कैसे होंगे आप? कि आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट तो है लेकिन उसकी टाइम पीरियड क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है, फिर अवैध है वो, ये फिर गलत तरीके से इसको बनवाया गया है ना, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें संशोधन किया गया। तो जो यहाँ संशोधन किया गया, संशोधन आखिर यहाँ संशोधन किया गया है ना। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया। तो यहाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहाँ कुछ देश के ऐसे निवासी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो अवैध प्रवासी हैं या फिर वैध प्रवासी हैं, उनके लिए कुछ सहूलियत दी गई, उनको कुछ रियायतें की गई। अब रियायतें क्या? सुनिए मेरी बात ध्यान से। किन देशों को सहूलियत दी गई थी तो समझिए मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर एक देश आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश और साथ में पाकिस्तान, सब अपने पड़ोसी ही हैं। पाकिस्तान और साथ में अगला है अफ़गानिस्तान। अब मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, सुनिए। अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का है और वो क्या है कि भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, अगर भारत में रह रहा है तो उसके लिए यहाँ कुछ सहूलियत दी गई। वो सहूलियत क्या है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं और साथ में ही यहाँ 6 धर्म बताए गए हैं। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहाँ जो 6 धर्म हैं, एक यहाँ हिंदू है, हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का है और वो व्यक्ति 3 देशों से संबंध, मतलब 3 देशों में से किसी एक देश का हो और यहाँ जो 6 धर्म हैं उन धर्म में से एक धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो। तो यहाँ ध्यान रखना मुस्लिम धर्म की बात
नहीं की गई। स्पेशल पॉइंट है, आप याद रखना, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा देगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि मुस्लिम की यहाँ बात नहीं की गई है। तो मुस्लिम की बात नहीं की गई। स्पेशल 6 धर्म और 3 देश, तो यहाँ बात की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का अगर कोई व्यक्ति है और वह भारत में रह रहा है और साथ में ही उन 3 देश में से एक देश और इन 6 धर्मों में से एक धर्म को मानने वाला है, तो वो भारत में अगर रह रहा है तो उसके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है या फिर नहीं है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर ना हो, वो क्या हुआ कि वो भारत का लीगल प्रवासी माना जाएगा, वैध प्रवासी माना जाएगा, उसे आप अवैध प्रवासी माना नहीं जाएगा। यही संशोधन किया गया है ना। ठीक है, मतलब ये है कि इनको नागरिकता देने के रास्ते सरकार ने खोल दी। स्पेशल ध्यान रखना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो और हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इनसे संबंध रखता हो, मुसलमान ना हो, अगर भारत में वो रह रहा है तो उनके लिए नागरिकता संबंध में रास्ते खोले गए। जो रास्ते खोले गए, ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए। तो यहाँ हमने आपको ये बताया कि ये सब क्या है, अब एक अवैध प्रवासी नहीं है, इनके पास वीज़ा हो या फिर वीज़ा ना हो, पासपोर्ट हो या फिर पासपोर्ट ना हो, ये किस तरह से भारत में आए हैं, किस तरह से नहीं आए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने ये रखता है कि वो अफ़गानिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों और पाकिस्तान के हों और साथ में 6 धर्मों में से एक धर्म को मानने वाले हों, वे किसी भी तरीके से भारत आए हों, वे अवैध प्रवासी अब नहीं है। मतलब यह है कि इनके लिए क्या है, नागरिकता के रास्ते खुल गए, नागरिकता के रास्ते खुल गए, है ना। ठीक है, अब यहाँ बात समझिए आप। जो अगला संशोधन किया गया है, अगला हमने आपको बताया है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता, और ये बताया गया था 1955 के अधिनियम में, है ना। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। तो देखिए, बात यह है कि मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में आ गया है और यहाँ रहने लगा है और काफ़ी समय से रह रहा है, मान लीजिए, ठीक है, काफ़ी समय बिता चुका यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ रहते हुए इसको लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं। अब वो ये चाह रहा है कि हम क्यों ना भारत में ही रह जाएं और हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो भारत की नागरिकता हमको मिल जाए। तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है देशीकरण द्वारा। कोई विदेशी व्यक्ति है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो तरीका है देशीकरण द्वारा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पहले क्या था, तो जो पहले यहाँ सिस्टम था कि पहले किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि पहले कैसे मिलती थी। तो यहाँ कुछ शर्तें बताई गई थी इनके लिए। अब पहली शर्त ये थी बताएगी कि देखिए, अगर आपको नागरिकता लेना है तो आप कम से कम 14 वर्ष से भारत में रह रहे हों, है ना। पहली बात कि कम से कम आप 14 साल से भारत में रह रहे हों। और जो दूसरी बात बताई गई, ठीक, कि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो जिस दिन आप आवेदन करने जा रहे हैं गृह मंत्रालय में, उससे कम से कम 12 माह पहले से, मतलब 1 साल पहले से आप हिंदुस्तान छोड़ के गए ही ना हो, है ना। तो आवेदन करने से पूर्व 12 माह से आप भारत में रहे हो, ठीक है, ये बात। और इसके अलावा जो तीसरी बात है, जो तीसरी बात यहीं पे है वो ये थी कि देखिए, आप कम से कम 14 साल से भारत में रह रहे हो। हालांकि बीच बीच आप भारत से बाहर जा सकते थे, अपने देश जा सकते थे, लेकिन कम से कम 14 साल से आप यहाँ रह रहे हो और बीच में अगर 1 आध बार 2 बार आप गए हैं तो मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ एक शर्त है,
कि ये जो 14 साल बीते हैं, इन 14 सालों में आप कम से कम 11 साल भारत में रहे हो। मतलब यह है कि 14 साल के भीतर मिनिमम आप कम से कम आप 11 साल भारत में आप बिताए हो, है ना। तो यहाँ कि 14 साल में कम से कम 11 वर्ष आप 11 वर्ष भारत में रहे हों, समझ गए। और इसके अलावा एक बात और है, इसके अलावा ये है कि अगर जो संविधान की अनुसूचियाँ में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से आपको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये है कि देशीकरण, मतलब एकदम आप देशी हो जाएं। आप विदेश से आए लेकिन आप यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर रहते हुए हिंदुस्तान के लोगों के साथ इतना मिल घुल चुके हैं कि एकदम आप देशी हो चुके हैं, है ना। ठीक है, वही तो जो संविधान की 22 भाषाएं, उनमें से आपको एक भाषा का ज्ञान हो जाए, बस आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि बीते जो 14 साल हैं, उनमें कम से कम आप 14 साल में 11 साल आप भारत में रहे हों। अब यहाँ संशोधन किया गया, सुनिए अब क्या हुआ संशोधन में। तो पहले ये बात थी, लेकिन अब जो बात है भैया बदल गई, एकदम मज़े वाली बात है। अब मज़े वाली बात ये है, कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाली है। अब मिर्ची कैसे लगी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमने इसके पहले आपको ये समझाया था कि जो अवैध प्रवासी हैं उनकी परिभाषा में बदलाव किया गया है। तो वहाँ हमने ये भी आपको बताया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन देश के अगर निवासी हैं और साथ में जो 6 धर्म हमने बताए थे मुस्लिम के छोड़कर, अगर उस धर्म का कोई निवासी है, जो 6 धर्म हमने बताए हैं, और उन 3 देश में से किसी एक देश से उसका संबंध है, तो वो क्या है कि अब जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई। शर्त ये बताएगी कि अगर आप 31 दिसंबर 2014, ध्यान देना मेरी बात को, 31 दिसंबर 2014 तक है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आप आ गए हो, भारत में आ गए हो, गए, तो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हो। तो अगर भारत में आप आ गए हैं और साथ में आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में से किसी एक देश के निवासी हो, किसी एक देश के निवासी हो, शर्त ये है लेकिन जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख, इन संप्रदाय में से किसी एक धर्म या फिर संप्रदाय के आप हो, मुस्लिम को छोड़कर। तो आपको क्या है कि 31 दिसंबर 2014 तक आप भारत में आ गए हैं और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी एक देश के निवासी हैं, और जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख में से किसी एक धर्म से आपका संबंध हो। तो आपके लिए क्या है कि नागरिकता मिलने के जो चांस है वो प्रबल है, सबसे ज़्यादा है। तो इनको क्या है कि नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी, है ना। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए, जो नागरिकता देने का प्रावधान था देशीकरण से विदेशियों को, तो पहले ये था। हालांकि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अलावा कोई देश है, अमेरिका है, स्पेन है, जापान है, फिर कोई देश है, तो उनके लिए यही प्रावधान है। ध्यान रखना, उनके लिए प्रावधान यही है। 3 देश स्पेशल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनके लिए बात की गई है ना। जो बाकी के और देश हैं उनके लिए यही व्यवस्था आज भी है, लेकिन
इन 3 देशों के लिए क्या है, व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार किया गया था। और सुधार ये किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत में आप आ गए हैं तो आपको नागरिकता बहुत आराम से मिल जाएगी। अच्छा देखिए, यहाँ एक थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है, इस बात को लेकर काफ़ी लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। और आपत्ति क्यों है, विवाद क्यों है, इसके लिए आपत्ति है फिर विवाद। अब विवाद क्या है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। अब विवाद ये है भैया कि यहाँ आप ध्यान देंगे तो मुस्लिम की बात नहीं की गई है, यही सबसे बड़ा विवाद है, नहीं की गई, ये सबसे बड़ा विवाद है। तो विवाद इस बात को लेकर है कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 है ना, अनुच्छेद 15 क्या बताता है, आप बताइए। अनुच्छेद 15 ये बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है ना। तो मतलब ये है कि धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यहाँ धर्म के नाम पर ही तो भेदभाव किया जा रहा है, इसी को लेकर विवाद। लेकिन आपको थोड़ा यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जो विवाद का विषय है मुस्लिम को लेकर, कि यहाँ धर्म शब्द है तो धर्म मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोगों को छूट क्यों नहीं दी गई, यही विवाद है इसका। तो यहाँ जो तर्क दिया गया, तर्क ये है कि हमें ज्ञात होना चाहिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं ना। तो जो सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं, उनके अंदर अगर आप ध्यान देंगे, जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, सिर्फ भारतीयों के पास हैं, जो सिर्फ भारतीयों के पास हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत जो भी अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास हैं, भारतीयों के पास हैं। यही तर्क है ना। तो अनुच्छेद 15 बताता है कि धर्म, जात, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है ज़रूर, लेकिन हम भेदभाव कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। और भारतीय होने का मतलब ये है कि पहले आप भारतीय बनिए, पहले आप यहाँ की नागरिकता लीजिए, उसके बाद आपको ये राइट्स मिलेंगे ना। तो मतलब हम विदेशी व्यक्तियों के साथ हम इन अनुच्छेद के साथ भेदभाव कर सकते हैं, है ना। तो 15, 16, 19, 29 और 30, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक शब्द हैं, 2 शब्द हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, इनको लेकर एक शब्द है CAA और CAB, 2 शब्द हैं, दोनों शब्द काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इनका फुल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी है, CAA और CAB। देखिए एक बात मेरी सुनिए ध्यान से आप, जो CAA है और CAB क्या है। तो यहाँ CAA का मतलब ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसका अर्थ ये है कि नागरिकता संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन बिल। और यहाँ क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो देखिए यहाँ बिल है, और यहाँ क्या है, एक्ट है, और बाकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट। अब एक्ट और बिल में अंतर समझिए आप। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ में संशोधन करना है, तो संशोधन के लिए क्या है कि कोई प्रस्ताव होना चाहिए, और वो प्रस्ताव क्या होगा, वो प्रस्ताव पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा में रखा जाएगा, वही प्रस्ताव को हम बिल कहते हैं। और जो प्रस्ताव है अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति ने उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उसके बाद वो बिल नहीं रह जाता, फिर उसको हम एक्ट या फिर अधिनियम बोलने लगते हैं, है ना। तो आप समझ होंगे कि एक्ट और बिल में अंतर क्या है। बिल जब पेश किया जाता है तो उसको बिल कहते हैं, और जो पास होने के बाद वो आपके सामने अधिनियम बन के आ जाता है, कानून बन के आ जाता है, तब हम उसको एक्ट कहते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो एक लाइक आप कर देना, और साथ में अगर चैनल पे आप नए हैं
तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, और जहां पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक मौलिक अधिकार को, और बहुत अच्छे तरीके से 3-4 पार्ट में एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपके क्लियर कर दूंगा, वो चाहे किसी वाद को लेकर हो या फिर अनुच्छेद को लेकर हो, है ना। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से एक और बेहतर क्लास में। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।